हेलो स्टूडेंट्स, नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग आज ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में हम लोग देखेंगे कैसे दो बॉडीज के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई होता है और जो हमारा अट्रैक्टिव फोर्स है कैसे डिपेंड करता है उन दोनों बॉडीज के मास पे और उन दोनों बॉडीज के जो बीच की डिस्टेंस है उस पे। तो बच्चों हम लोग देखो ग्रेविटेशन जो है इसको पहले हालांकि ग्रेविटेशन के बारे में प्लैनेट्स का जो मोशन था इसके बारे में बहुत पहले से लोग एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे प्लैनेटरी मोशंस को, बट किसी ने ग्रेविटेशन की थ्योरी नहीं दी थी। सर आइजैक न्यूटन ने अपने आसपास होने वाले बहुत सारे फेनोमेना को ऑब्जर्व किया। ऐसा कहा जाता है कि व्हाइल ही वाज सिटिंग इन अ पार्क एक एप्पल गिर गया नीचे उनके पास और देन ही स्टार्टेड टू थिंकिंग अबाउट दैट कि ये नीचे क्यों आया एंड दैट लेड हिम टू द थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन। ऐसा कहा जाता है। आई डोंट नो कि ये यही सच है या फिर कुछ और हुआ था। बहुत जगह ऐसा भी लिखा हुआ है कि जस्ट टू मेक न्यूटन स्टोरी इंटरेस्टिंग लोगों ने ऐसा कह दिया कि ही स्टार्टेड ऑब्जर्विंग थिंग्स अराउंड हिम एंड अ वेरी रेगुलर फिनोमेना लाइक फॉलिंग ऑफ एन एप्पल लेड हिम टू द थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन। तो मे बी सच है, मे बी सच नहीं है, पता नहीं, है ना। लेकिन आपके एनसीईआरटी में ऐसा लिखा हुआ है ना, लेकिन वहां पे भी मेंशन किया हुआ है कि पीपल से। ऑलराइट, तो बच्चों हम लोग जैसे न्यूटन की बात करें तो उन्होंने चलो वो एप्पल देखा, उसके अलावा तब तक लोगों को ये बात पता चल चुकी थी कि मून जो है वो अर्थ के अराउंड घूमता है, ठीक है, और अर्थ जो है वो सन के अराउंड घूमता है एंड देयर आर अदर प्लैनेट्स टू विच रिवॉल्व्स अराउंड द सन, है ना। तो अब लेकिन इसको कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि ऐसा होता क्यों है। तो इसको एक्सप्लेन किया न्यूटन ने। न्यूटन ने क्या कहा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उसके वजह से ये सारे मोशन हो रहे हैं। जैसे मून घूम रहा है अर्थ के अराउंड ओनली बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। जैसे अगर मैं जैसे लेट्स से बच्चों ये हो गया हमारा अर्थ और मून ऐसे हमारा अर्थ के अराउंड घूम रहा है। तो अब न्यूटन ने ये कहा कि देयर इज ऑलवेज अ फोर्स एक्टिंग ऑन द मून टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। ये हमारा अर्थ हो गया बच्चों, ठीक है, ये हमारा अर्थ का सेंटर हो गया। तो देयर इज ऑलवेज अ फोर्स एक्टिंग ऑन द मून टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, है ना। एंड मून इज फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ, मून इज फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ ड्यू टू दिस फोर्स, बट इन रियल लाइफ मून डजंट फॉल ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। व्हाई? क्योंकि मून हैज अ स्पीड, है ना, मून हैज अ स्पीड। तो ये जो हमारा फोर्स लगता है वो इसको नीचे पुल तो करता है लेकिन ये इसको वेलोसिटी आगे लेके चली जाती है ना। और ये जो है देख सकते हो आप, ये जो एक्सेलरेशन है वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर है, वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर है। तो इस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को कुछ भी चेंज नहीं कर पाता है। ये जो वेलोसिटी है मून की उसको ये एक्सेलरेशन चेंज नहीं कर पाता है। एक बात आप याद रखेंगे कि जब भी हमारा एक्सेलरेशन जो है वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो तो उस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड पे कोई चेंज नहीं आएगा। अब इसको आप समझ सकते हो बच्चों वर्क एनर्जी पावर से। क्यों? क्योंकि अगर लेट्स से वेलोसिटी ऐसे है मतलब डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन वेलोसिटी उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, एक्सेलरेशन इधर है मतलब फोर्स इधर है। तो फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री, cos 90 होता है 0, वर्क डन होगा 0, मतलब ये फोर्स इस पे कोई भी वर्क डन नहीं कर पाएगा, इस डायरेक्शन में कोई भी वर्क डन नहीं कर पाएगा। तो यही होता है बच्चों कि इसके वेलोसिटी को ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर, और हम इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स बताया था मैंने आपको, सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो है इसके मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं कर पाता है और हम ऐसा लगता है कि मून इज फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ, लेकिन जो मून के पास वेलोसिटी है ये इसको आगे आगे ले जाते रहता है इसको, है ना। जैसे ये यहां पर पहुंच गया तो अभी ये इसको फिर से खींच रहा है अर्थ अपने सेंटर की तरफ, लेकिन इसकी जो वेलोसिटी है उसको यहां से यहां लेके आ जाएगा। फिर से इसको अर्थ अपने सेंटर की तरफ पुल करेगा लेकिन इसकी वेलोसिटी इसको इस डायरेक्शन में यहां पे होगी और ये ऐसे हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हमारा मून अर्थ के अराउंड घूमता रहता है
है ना, ऐसा लगता है कि इट मे फॉल डाउन ऑन द अर्थ सरफेस बट बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज वेलोसिटी इट डज नॉट, है ना। जैसे अगर मान लो मैं इस पेन को ऐसे थ्रो कर दूं, ठीक है ना, ऐसे मैं इस पेन को थ्रो कर दूं तो ये क्या होगा, ये जाके थोड़ी देर बाद अर्थ सरफेस पे गिर जाएगा, है ना। अब भी जैसे मान लो इसको मैं बहुत ज्यादा वेलोसिटी दे दूं, कितनी वेलोसिटी दूंगा उसको भी मैं डिस्कस करूंगा आगे, जब हम लोग ऑर्बिटल वेलोसिटी डिस्कस करेंगे ना तो मैं बताऊंगा। तो मैं जब इसको एक थ्रेशोल्ड वेलोसिटी से ज्यादा मैग्नीट्यूड का अगर मैं इसको वेलोसिटी दे दूं ना तो ये भी फिर हमारा अर्थ सरफेस पे नहीं गिरेगा, इट विल कीप रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। और ऐसे ही बच्चों हम लोग आर्टिफिशियल सैटेलाइट अर्थ के ऑर्बिट्स में छोड़ते हैं हम लोग, है ना। जो भी हमारा कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स है, टीवी सैटेलाइट्स, मोबाइल फोन सैटेलाइट्स, है ना, ये सारे जो हमने अपने अर्थ के ऑर्बिट्स में हमने छोड़ रखे हैं, इसी थ्योरी का यूज होता है कि वी हैव गिवन दो सैटेलाइट्स एनफ वेलोसिटी कि वो हमारा अर्थ सरफेस पे ना गिरे। ऑलराइट, तो बच्चों ये अब इन सारे चीजों को ऑब्जर्व किया न्यूटन ने, और फिर वो जो एप्पल वाला सीन था, पीपल से कि दैट वाज द व्हाट टू से कि दैट वाज द डिसाइडिंग फैक्टर, है ना। तो वहां से इन्होंने सर आइजैक न्यूटन ने यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन दिया, एंड ही सेड every object in the universe attracts every other object with a force which is directly proportional to the masses of the object and inversely proportional to the square of distance between them. Them यहाँ पे यूज हुआ है those two masses के लिए। बच्चों यहाँ पे देखो तो हमारा जैसे बात करें कि ये दो हमारा मास हो गया m1 m2, इन पे फोर्स लग रहा है हमारा F, तो वो जो फोर्स होगा बच्चों दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेज, मतलब F will be directly proportional to the m1 into m2, और F is inversely proportional to the r square, F is directly proportional to the m1 m2 by r square। लिख सकते हैं हमने जब इन दोनों कंबाइन कर दिया तो हम ये लिख सकते हैं कि F is directly proportional to the m1 m2 upon r square, सॉरी। और फिर हम लोग जो है इसको जब इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाएंगे, रिप्लेस करेंगे इक्वल टू से, तो हम लोग क्या करते हैं कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने बच्चों कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया है वो है g, और g हम लोग लिखते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, है ना। g जो हो गया बच्चों हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, है ना। वो मैं लिखवाता हूँ आपको, समझाता हूँ। तो और एक चीज जो इंपॉर्टेंट है बहुत ही, कि जैसे फोर्स हो गई तो फोर्स का चलो मैग्नीट्यूड तो यहाँ से आ जाएगा, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। जी हो गया हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। m1 m2 उन दो ऑब्जेक्ट्स का मास हो गया, और r हो गया उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस। ऑलराइट, तो यहाँ पे जब मैग्नीट्यूड तो हमारा हो गया बट फोर्स है तो उसकी डायरेक्शन भी होनी चाहिए। तो डायरेक्शन के लिए बच्चों ये लाइन मैंने लिखा हुआ है कि एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू ऑब्जेक्ट्स, मतलब जिन दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स लग रहा है उनको जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसके अलोंग ये फोर्स लगता है। तो जैसे कि अगर m1 की बात करें बच्चों, ये जो हमारा इस फोर्स का नेचर होता है दैट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, हमेशा अट्रैक्ट करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्ट करता है दूसरे ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पे हम देखें तो m1 पे ये फोर्स लगेगा इधर की ओर, m2 पे बच्चों ये फोर्स लगेगा इधर की ओर। ऑलराइट, चलिए तो अब जो है बच्चों हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं, और आपको मैं g की वैल्यू लिखवाता हूं और कुछ हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे इस पे। बच्चों g की वैल्यू हो गई 6.67 इंटू 10⁻11। देखो यूनिट कहां से निकाल रहा हूं मैं, ये हमारा क्या है f है ना। f की यूनिट क्या होती है बताइए, न्यूटन। f की यूनिट होती है न्यूटन। r स्क्वायर यानी डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस की स्क्वायर की यूनिट क्या होती है मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा न्यूटन मीटर स्क्वायर। m1 m2, m1 का मास, m1 की यूनिट, m1 मास है ना यूनिट केजी, m2 ही मास है यूनिट केजी, केजी का स्क्वायर नीचे भेज देंगे तो बच्चों ये हो गया हमारा यूनिट।
6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब हम लोग सिंपल सा प्रॉब्लम करते हैं। लेट्स से देयर आर 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट्स सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर एंड मास ऑफ these 2 objects are 10⁻20 kg, ज्यादा हो गया, थोड़ा सा तो नॉर्मल रखते हैं, 5 kg एंड 20 kg, 5 kg एंड 20 kg। इन दोनों के बीच में जो अगर हमें फोर्स निकालना है तो हम सॉल्व करते हैं इसको। 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 5 इंटू 20/2 का स्क्वायर। ये कैसे किया मैंने, देखो ये इसको मैंने सिंपल इसमें वैल्यूज पुट कर दिए। जी की वैल्यू पुट कर दी मैंने, m1 की वैल्यू पुट कर दी मैंने 5, m2 की वैल्यू पुट कर दी मैंने 20, इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है r उसका मैंने स्क्वायर कर दिया है। इसको सॉल्व करेंगे, बहुत आसानी से हमारा आंसर आ जाएगा। अगर बच्चों हम इसको सॉल्व करें तो ये आएगा हमारा 6.67 इंटू 10⁻11, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों हमारा 4, और 4 से हमारा ये 20 जाएगा कितने में, 5 में, यानी हमारा आंसर आ गया 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 25 न्यूटन। हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो हालांकि इस फोर्स की जो वैल्यू है बहुत छोटी है, 10⁻11 के ऑर्डर में है, काफी छोटी वैल्यू है ये, है ना। तो जैसे मान लो कि मैं इस रूम में हूं और इसी रूम में आप भी हो, मेरे से थोड़े दूर पे आप खड़े हो, तो देयर इज अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन मी एंड यू, है ना। लेकिन आपको ऐसा फील क्यों नहीं होता है, बिकॉज अर्थ, हम दोनों अर्थ के सरफेस पे खड़े हैं, हम दोनों अर्थ के सरफेस पे खड़े हैं, और अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, वो हम दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है उससे काफी ज्यादा है। तो उसकी वजह से हम दोनों के बीच में कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस हम लोग नहीं कर रहे हैं, एंड वी वॉन्ट बी कमिंग क्लोजर। लेकिन अगर हम लोग स्पेस में चले जाएं where there is no existence of Earth's gravitational field or gravitational field of any other larger body, may be planet or star, वैसे केस में मतलब कि बस जैसे लेट्स से मैं हूं और आप हैं, तो वैसे केस में we will be applying an attractive force on each other and we will be coming closer with time, है ना। थोड़ी देर के बाद हम लोग जो है क्लोज आते चले जाएंगे, क्योंकि हमारा जो है ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो वहां पे हमारा बहुत कम होगा लेकिन इफेक्टिव होगा। अर्थ सरफेस पे ये हमारा इनइफेक्टिव हो जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड बाय अर्थ। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से अगर हमें 2 मास दिया हुआ हो तो उन दोनों मास में हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल लेंगे। अब जैसे 3 मास 4 मास का भी होता है, जैसे लेट्स से अगर हम एक लाइन में लगा दें, जैसे लेट्स से मैंने यहाँ पे एक और मास लगा दिया 40 kg का, यहाँ पे बच्चों एक मास हो गया हमारा 40 kg का, और ये हो गया 10 kg। ठीक है, आपको कहा गया कि where should a mass be placed in space? These 2 objects are placed in space. This 40 kg and 10 kg objects are placed in space. Means there is no gravitational field of Earth or any other planet. तो आपसे कहा गया कि find out where should a third mass should be placed so that it experiences zero force experience कराना है आपको। तो आप लिख सकते हैं कि let's say a mass of m kg is placed at a distance of x from 40 kg। हाँ, और एक इंफॉर्मेशन आपको और दिया हुआ है बच्चों कि 40 kg और 10 kg के जो बीच की डिस्टेंस है वो जो है आपको दी हुई है लेट्स से 100 मीटर, ऐसा मान लीजिए आप, लेट्स से 100 मीटर। अब आपसे पूछा गया कि बताइए हमारा m kg का मास इन दोनों के बीच में कहाँ प्लेस करें। अच्छा, मैंने इस क्वेश्चन में जैसे आपको ये नहीं दिया हुआ रहेगा कि इन दोनों के बीच में ही प्लेस करना है, आपको ये खुद से सोचना है कि हम इन दोनों के बीच में ही प्लेस करेंगे। क्योंकि बच्चों देखो, अगर ऑब्जेक्ट को आप यहाँ पे प्लेस करोगे तो ये 40 kg वाला इस पर अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, ये 10 kg वाला भी इस पर अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, तो क्या होगा, ये दोनों फोर्स कभी एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे क्या, नहीं करेंगे। तो इस पे कभी नेट फोर्स 0 होगा, नहीं होगा, है ना। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को इधर पे रखूं तो ये 10 kg भी अट्रैक्ट करेगा और सिमिलरली हमारा 40 kg भी अट्रैक्ट करेगा। तो आप मुझे बताएं कि क्या ये कभी रेस्ट पे रहेगा बच्चों, नहीं रहेगा रेस्ट पे,
है ना, क्योंकि इस पे नेट फोर्स हमारा जीरो नहीं होगा, जीरो फोर्स की हमारा एक्सपीरियंस नहीं करेगा, क्योंकि दोनों फोर्स की वैल्यू छोटी होगी बट कुछ ना कुछ तो होगी, है ना। तो आप दोनों को जोड़ेंगे तो थोड़ी सी वैल्यू और बढ़ जाएगी, तो हमारी कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर होगी, है ना, जीरो तो नहीं होगी, इस बात की हम लोग गारंटी दे सकते हैं। ऑल राइट, अभी जो है बच्चों हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको जो हम लोग बीच में प्लेस करेंगे तो हम देखेंगे कि 40 केजी वाला इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और 10 केजी वाला इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, 40 केजी वाला इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और 10 केजी वाला इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, है ना। तो अब ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर दे, ऐसा चांस है अगर हमने x को सही तरीके से लिया है। तो अगर x की कोई एक वैल्यू जरूर होगी, x की कोई एक वैल्यू जरूर होगी जहां पे हमारा 40 केजी का जो फोर्स है वो 10 केजी वाले फोर्स को कैंसिल आउट करेगा। तो मैं इसीलिए मैंने इसको बीच में रखा है, इधर या इधर मैं नहीं रखूं, क्यों नहीं रख सकता, आपको समझ में आ गया होगा। तो अब मैंने ले लिया कि ये 40 केजी से x डिस्टेंस के 40 केजी से x डिस्टेंस पे ये ऑब्जेक्ट m मास का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें नेट फोर्स जीरो होगा तो x की वैल्यू क्या होगी। तो क्या करेंगे बच्चों, हम लोग पहले 40 केजी की वजह से मास निकाल लेंगे और फिर 10 केजी वाले की वजह से मास निकाल लेंगे। हम देख सकते हैं कि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है ना, तो दोनों को हम लोग सम करके जीरो से इक्वेट करा देंगे, या फिर हम सिंपली ऐसे भी कर सकते हैं कि फोर्स अपॉन 4 केजी इज इक्वल टू, सॉरी 40 केजी है ना बच्चों, फोर्स ड्यू टू 40 केजी इज इक्वल टू फोर्स ड्यू टू 10 केजी। तो फोर्स ड्यू टू 40 केजी की बात करें बच्चों तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा g इंटू 40 इंटू मास हो गया हमारा m अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना। ये हमारा हो गया फोर्स ड्यू टू 40 केजी। फोर्स ड्यू टू 10 केजी कितना हो जाएगा हमारा, g इंटू 10 इंटू m अपॉन 100 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, राइट बच्चों, यही होगा ना। ये यहां से यहां तक x हो गया, तो ये यहां से यहां तक कितना हो गया 100 माइनस एक्स। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि इन दोनों मास के बीच का ऑब्जेक्ट 100 मीटर है। चलिए इन दोनों को हम लोग इक्वेट कराते हैं, सॉरी जी एम कैंसिल आउट हो गया हमारा, जीरो से जीरो कैंसिल आउट, यहाँ बच गया 4x, उधर भेज देता हूं मैं, तो आई गेट दिस वन, राइट, 4 अपॉन 100 माइनस एक्स। ओके, ये हो गया हमारा, ये मैंने स्क्वायर हटाया, इधर रूट आ गया, ठीक है, दोनों का स्क्वायर हटाया, तो ये अब इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। कितना हो जाएगा बताओ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो 20 माइनस 2x इज इक्वल टू एक्स, राइट, तो 20 इज इक्वल टू 3x, x इज इक्वल टू 20/3, यानी कि हम लोग यहां से 40 केजी से कितना दूर रखें, अब देखो 100 माइनस एक्स है ना बच्चों, गलती हो रही है, हाँ 200 माइनस 2x, तो ये आएगा हमारा 200/3। ऑल राइट, तो हमारा बच्चों यहाँ पे x कितना आ गया 200/3 मीटर, यानी हमारी इससे 40 केजी से 200/3 मीटर के डिस्टेंस पे रखेंगे तो हमारा ये कोई भी मास का ऑब्जेक्ट, कोई भी मास का ऑब्जेक्ट, देखा आपने mm कैंसल आउट हो गया था, तो कोई भी मास का ऑब्जेक्ट आप रखोगे वो जो है बच्चों आपका जीरो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बच्चों इसमें हम लोग इस तरीके का भी अरेंजमेंट होता है, ऐसा कि हम लोगों ने मास को यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया, नेट फोर्स इससे बताना है इन दोनों की वजह से। तो ये ऐसे प्रॉब्लम्स जो बच्चों हम लोग एनएसटीजीएस वाले लेक्चर में करेंगे। अब बच्चों लेट्स से अगर आपको ऐसा कह दिया गया कि फाइंड आउट द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन अर्थ एंड द सन, आपको ऐसा निकालना है कि फाइंड आउट द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड द सन। कैसे निकालोगे, तो देखो मास ऑफ, अगर सन की बात करें बच्चों तो मास ऑफ सन कितना होता है हमारा, ये होता है अप्रोक्सीमेटली है, वैसे 1.98 होता है, लेकिन मैं इसको अप्रोक्सीमेटली 2 दे देता हूं ताकि हमारे सॉल्व करने में हमें आसानी रहे। और हमारा मास ऑफ सन ये हो गया, और मास ऑफ अर्थ की बात करें बच्चों तो ये होता है हमारा 6 इंटू 10⁻24 kg। दोनों के बीच के डिस्टेंस की बात करें अगर, मतलब अर्थ और सन के बीच के डिस्टेंस की बात करें तो बच्चों इसको हम लोग बोलते हैं 1 AU, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 AU, है ना। और इसकी वैल्यू होती है हमारी 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर, 150 मिलियन किलोमीटर होता है ना, 150 मिलियन किलोमीटर होता है। तो इसको चेंज करेंगे मीटर में तो हमारा इतना आ जाएगा, देखो है ना 150,
मिलियन कितना 10⁻⁶, किलोमीटर को मीटर में 10⁻³ है ना। तो कितना हो गया हमारा 150 इंटू 10⁹, 1.50 इंटू 10⁻11 मीटर है ना। तो ये होता है हमारा 150 मिलियन किलोमीटर डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। इसको हम लोग बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तो कोई आपसे पूछेगा डिफाइन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, आप बोलेंगे उनको कि डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इज 1 astronomical unit, value of this is approximately, again this is approximately, है ना। ये भी हमारा 1.4983 होता है, लेकिन इसको जो है बच्चों 1.5 ले लेते हैं। 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर, ये भी आप कहीं लिखोगे गलत बिल्कुल नहीं होगा, दिस इज फाइन, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों हमारा इंफॉर्मेशन, एंड नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस, सॉरी फोर्स एक्टिंग बिटवीन द सन एंड द अर्थ। काफी सिंपल हो गया आपके लिए, वैल्यूज पुट कर देंगे आप, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r² है ना, ठीक है। तो इसको सॉल्व करें तो कितना होगा हमारा 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू मास ऑफ सन कितना हो गया 2 इंटू 10⁻30 इंटू 6 इंटू 10⁻24 अपॉन r² यानी कितना बच्चों 1.5 इंटू 10⁻11, 1.5 इंटू 10⁻11 का होल स्क्वायर। ऑलराइट, इसको सॉल्व करें बच्चों तो देखो हमारा कितना होगा ये 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 12, 6 इंटू 2 12 इंटू 10⁻24 प्लस 30 कितना होता है बच्चों, दोनों ऐड हो जाएगा ना पावर, तो हमारा ये हो गया 10⁻54 अपॉन 1.5 का स्क्वायर होता है हमारा कितना 2.25 और 10⁻11 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 10⁻22। फिर फर्दर सॉल्व करते हैं 6.67 इंटू 12 अपॉन 2.25 इंटू ये देखो अभी ये हमारा ऊपर जाएगा पावर तो क्या होगा बच्चों नेगेटिव हो जाएगा ना, तो 10⁻54 माइनस 22 माइनस 11, राइट, माइनस 11। ये हो गया हमारा 6.67 लिख लिया, 12 है 12 को लिख लिया 10⁻−11 और 10⁻−22 है ना हमारा, इसको यहाँ पे लिख लिया 54 के साथ। तो बच्चों हमारा आंसर आ गया 6.67 अपॉन 2.25 इंटू 12 इंटू 10⁻, कितना ये हमारा 22 और 11 कितना हो गया 33, और 54 में से 33 गया बच्चों, 54 में से 33 गया हमारा कितना हो गया 10⁻21, राइट। अब आप इसको सॉल्व कर लो, 6.67 को 2.25 से ले जाओगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये आई गेस ये हो जाएगा हमारा 6.75, राइट। मतलब अगर हम देखें तो बच्चों दिस विल बी समथिंग अप्रोक्सीमेटली 3 लिख सकते हैं हम लोग, अप्रोक्सीमेटली जब कर रहे हैं तो है ना, सॉल्व कर लेते हैं अप्रोक्सीमेटली 3, या फिर ये हमारा अगर वैसे सॉल्व करो तो ये 2.9 समथिंग आएगा या फिर 2.8, सो 2.9 लिख देता हूँ, ठीक है 2.9, और फिर 2.9 को 12 से मल्टीप्लाई करके और 10⁻21। चलिए आप इसको जो है सॉल्व करके इसको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि इसका वैल्यू क्या है। 10⁻21 लिखने की जरूरत नहीं है ना, न्यूटन। अगर आप लिख सकते हो तो वो भी कर सकते हैं आप, जैसे आप ऐसे लिख सकते हैं, जैसे मान लो आपको कमेंट सेक्शन में इसकी वैल्यू लिखनी है, कैसे लिखोगे आप, इसकी वैल्यू आप ऐसा लिख सकते हैं, जैसे मान लो इसको आपने सॉल्व किया तो जैसे लेट्स से 36 के आसपास आएगा, मान लो 35 आ गया तो 35 है ना, अब इनटू तो आपको मिलेगा नहीं तो आप स्टार लगा सकते हो, स्टार इज ट्रीटेड एज दिस मल्टीप्लिकेशन साइन है ना, तो 35 स्टार 10⁻, ये इसका मतलब होता है पावर, ये लगा सकते हैं आप है ना, और यहाँ पे 21 एन मतलब न्यूटन, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली जो है बच्चों हमारा इतना फोर्स होता है, इतना फोर्स अप्रोक्सीमेटली एक्ट करता है अर्थ और सन के बीच में, है ना, काफी बड़ा फोर्स है, देख रहे हो 10⁻21 के ऑर्डर में, काफी बड़ा फोर्स। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ये तो हो गया हमारा फोर्स एक्टिंग बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें, अब एक बात मैं आपको और समझा दूं, जैसे हमने यहाँ पे जो डिस्टेंस लिया था बच्चों वो हमने
ये इन दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस ली थी। जैसे दोनों का साइज कंपेरेबल थोड़ी होता है, काफी बड़ा था ना सन अर्थ के कंपैरिजन में। तो दिस इज अर्थ एंड दिस इज सन। ओके, तो जो हमने डिस्टेंस लिया था ना वो क्या 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर, वो ये वाली डिस्टेंस थी इन दोनों के बीच, सेंटर के बीच की डिस्टेंस। तो जब भी हम लोग स्फेरिकल मास, अभी हमें ना बच्चों दो तरीके के मास के बाद दो तरीके का मास के बीच में ही ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने को पूछा जाएगा। द फर्स्ट वन इज पॉइंट मास, है ना, मतलब बहुत ही छोटे मास होंगे, है ना। और दूसरा हमारा स्फेरिकल मास। स्फेरिकल मास, तो स्फेरिकल मास का आप क्या करोगे, उन दोनों के बीच का सेंटर का डिस्टेंस लोगे, है ना, दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस लोगे, दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस लोगे। ये नहीं कि आप सरफेस टू सरफेस डिस्टेंस ले लिया आपने, सरफेस टू सरफेस डिस्टेंस नहीं लेना है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लेना है, ठीक है। और फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा, तो इस पे फोर्स लगाएगा ये वाला ऐसे, और इस पे ये वाला फोर्स लगाएगा ऐसे। ऑल राइट, चलिए, तो ये बात बहुत ही समझने वाली है, आप होप इसको याद रखेंगे। बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग अब। न्यूटन्स लॉ से हमने देखा था कि F इज इक्वल टू एम ए, राइट, हमने देखा था फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अच्छा, एक चीज और, जैसे मान लो कि सन हमारा अर्थ पे इतना फोर्स लगा रहा है, राइट, सन हमारा अर्थ पे इतना ही फोर्स लगा रहा है, तो न्यूटन थर्ड लॉ से क्या हुआ हमारा, अर्थ भी सन पे जो है 35 इंटू 10⁻21 न्यूटन के बराबर फोर्स लगा रहा होगा। अर्थ भी हमारा सन पे 35 इंटू 10⁻21 न्यूटन का फोर्स सन पे लगा रहा होगा, न्यूटन थर्ड लॉ से, है ना। तो सेम वैसा ही होता है, जैसे मान लो कि अगर लेट्स से बच्चों की मैंने आपको ऑलरेडी चूंकि मास और वेट बता दिया है, तो आई हैव लिबर्टी टू यूज दिस है कि लेट्स से मेरा मास है 70 और जी की वैल्यू जो है बच्चों मैं ले लेता हूँ 9.8, ठीक है, जी की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 9.8 और मैंने अपना मास ले लिया 70 केजी। तो अगर मैं अपने वेट की बात करूं तो बच्चों वेट कितना हो जाएगा मेरा 70 इंटू 9.8, है ना, यानी 686, राइट, 686 न्यूटन, है ना। तो इतने फोर्स से अर्थ मुझे अपने सेंटर के टुवर्ड्स अट्रैक्ट कर रही है, तो मैं भी अर्थ को अपने तरफ इतने ही फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा हूं, है ना। लेकिन चूंकि मेरा मास जो है अर्थ के मास से बहुत कम है, तो अर्थ मेरे को अट्रैक्ट कर ले रहा है, लेकिन अर्थ का मास चूंकि बहुत ज्यादा है, तो इतने फोर्स से अर्थ के मास से कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, है ना। चलिए, तो इसलिए हमारा अर्थ मेरे फोर्स से अर्थ पे कोई एक्सलरेशन जनरेट नहीं होगा। अब ये जो जी है ना, जो ये मैं बार बार जी यूज करता हूँ 9.8 या फिर 10, उसका डेरिवेशन हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं अभी। बच्चों हमने देखा कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें, तो जैसे लेट्स से हम लोग बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, हम लोग बात करते हैं बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, है ना। तो कितना हो गया हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, जी एम ई इंटू एम अपॉन आर ई का स्क्वायर। मैं क्या निकाल रहा हूँ बच्चों, ये जो है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, ये है, ये इसको मैं डिफाइन करता हूँ, ग्रेविटेशनल फोर्स बाय अर्थ अप्लाइड, या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, है ना, ऑन इट्स सरफेस। या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट which is at a distance of r from अर्थ सेंटर। ऑलराइट, अर्थ के
सेंटर से ये जो है हमारा r डिस्टेंस पे है। ये अगर मैं सरफेस पे लेता तो मैं क्या लिख देता, re। अब re क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। जैसे मान लो कि मैंने अगर ऑब्जेक्ट को सरफेस पे ले लिया, मैंने ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस पे ले लिया, तो सेंटर से क्या डिस्टेंस हो जाएगी इसकी, रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर, re लिख लिया मैंने। लेकिन अगर आप कोई भी डिस्टेंस r लेना चाहते हो, है ना, एट अ डिस्टेंस, एन ऑब्जेक्ट विच इज एट अ डिस्टेंस at a distance of r, gravitational gravitational force of earth applied on an object which is at a distance of r from earth center। all right, तो हम लोग क्या लिखेंगे फिर इसको, जी एम ई एम अपॉन आर का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ r फ्रॉम अर्थ सरफेस, और इस ऑब्जेक्ट का मास है m। अभी मैं निकालू बच्चों कि एक्सेलरेशन applied by earth, acceleration applied by earth on an object which is at a distance of r from its center। तो वैसे केस हमारा बच्चों एक्सेलरेशन का क्या होता है फॉर्मूला, F अपॉन m। F क्या होता है, फोर्स जो मास पे अप्लाई हो रहा है डिवाइडेड बाई उसका मास जिस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है। तो अगर मैं इसको m से डिवाइड करूं बच्चों तो हमारा क्या मिल जाएगा, G m e बाई आर स्क्वायर, और इस ए को हम लोग बोलते हैं जी, इसी ए को हम लोग बोलते हैं जी। तो आपने देखा बच्चों कि जी की जो वैल्यू है वो क्या होती है, जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर। तो एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की ये वैल्यू होती है क्या, जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर। जी है हमारा एक्सलरेशन, ग्रेविटेशन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम ई है हमारा मास ऑफ अर्थ, और आर है हमारा डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट। ठीक है, अभी बच्चों अगर हम लोग लेट्स से हम लोग निकाले अर्थ सरफेस पे, अर्थ सरफेस पे जी की वैल्यू क्या है, तो अर्थ सरफेस पे अगर हमें जी की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, आर की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे, आर ई, आर की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे, आर ई। ठीक है, तो हम अगर यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो ये हमारा कितना हो जाएगा, जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा बच्चों, जी सरफेस, ये हमें मिल जाएगा जी सरफेस। ऑलराइट, अगर आप इसकी वैल्यू निकालो तो जी सरफेस जो है बच्चों वो हो जाएगा 6.67 इंटू मास ऑफ अर्थ कितना होता है, 6 इंटू 10⁻24 अपॉन आर ई स्क्वायर। अब बच्चों रेडियस ऑफ अर्थ जो है, रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो होता है हमारा 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर। अगर आप इसको चेंज करो मीटर में तो ये हो जाएगा आपका 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। रेडियस ऑफ अर्थ जो होता है ना बच्चों, रेडियस ऑफ अर्थ आर ई, इसकी वैल्यू होती है 6400 किलोमीटर। अगर आप इसको मीटर में चेंज करोगे ना तो देखो क्या हो जाएगा हमारा 6.400, तो 10⁻3 तो यहीं से मिल गया, पॉइंट यहां दे दिया तो, और किलोमीटर को मीटर में चेंज किया तो हमारा ये आ जाएगा 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। यहाँ मैंने वैल्यू पुट कर दिया। इसको जब आप सॉल्व करोगे बच्चों तो इसकी वैल्यू आती है अप्रोक्सीमेटली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको भी आप सॉल्व करके चेक कर सकते हो, इतनी वैल्यू आ जाएगी आपकी जी की। ठीक है, ऑलराइट, तो अब जो बच्चों हम लोग जी का हमने वैल्यू निकाल लिया, और यही जी का वैल्यू हम लोग बार बार यूज करते हैं। अब 9.8 काफी क्लोज है 10, तो हम लोग 10 ले लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने में हमारे लिए आसान हो जाता है। बच्चों अगर हम लोग अब डिस्कस करें थोड़ा सा इसमें आगे, तो अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं अगला टॉपिक वो है हमारा वेरिएशन इन एक्सेलरेशन
ड्यू टू ग्रेविटी, वेरिएशन इन एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद चेंज इन हाइट। मतलब क्या है कि जैसे लेट्स से बच्चों कि ये हमारा अर्थ हो गया और अर्थ यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो यहाँ पे हमने जी की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी वो हमने निकाल लिया है ना। कितनी निकाला था हमने वो बच्चों? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चों हमने जो यहाँ पे निकाला है अर्थ का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो हमने क्या किया है वहां पे? हमने अर्थ को सर्कल मान के लिया है, लेकिन क्या अर्थ हमारा एक्चुअल में सर्कुलर, सॉरी, अर्थ को हमने सर्कल नहीं स्फेयर, अर्थ को हमने स्फेयर मान के किया है, लेकिन क्या एक्चुअली हमारा जो अर्थ है वो स्फेयर के शेप में होता है क्या? नहीं होता है ना, थोड़ा सा इलिप्स के शेप में होता है। मतलब यहाँ से आप इसको थोड़ा सा, एक्चुअली मैंने सही बनाया है ना तो सर्कल तो ये है भी नहीं, तो थोड़ा सा इस टाइप का ही होता है, ऊपर से ना नीचे से थोड़ा सा हमारा है ना दबा हुआ सा होता है। तो ये सही है, ये फिगर सही है अर्थ का। ठीक है, तो जो ये वाला जो है ना बच्चों, इक्वेटर जो है हमारा बच्चों, थोड़ा सा ये वाला पोल से जो पोल, ये बच्चों आपने पढ़ा होगा सॉरी ज्योग्राफी में, ये हमारा पोल हो गया दोनों, ये हमारा इक्वेटर। तो ये वाला जो डिस्टेंस, ये वाला जो होता है ना डिस्टेंस, इससे बड़ा होता है। ठीक है, लेकिन अब हम लोग इलिप्स लेके और सॉल्व करें, दैट विल बी टू कॉम्प्लेक्स। इस शेप को बच्चों जो हमारा ऐसा, ये थोड़ा सा ज्यादा ही इलिप्स हो गया है ना, ऐसा कुछ ऐसा, ये हमारा जो बच्चों होता है इलिप्स, दिस इज इलिप्स। ठीक है ना। तो अब हम अगर इलिप्स मान के अर्थ को और फिर हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाले, दैट इज गोइंग टू बी टू कॉम्प्लेक्स। तो हम लोग क्या करते हैं कि ऐसा नहीं मानते हैं, सर्कल ही मान लेते हैं, क्योंकि काफी क्लोज टू सर्कल है ना, मतलब डिफरेंस बहुत कम है जो हमारा अर्थ का जो शेप है उसमें और एक स्फेयर में। तो हम लोग इसको स्फेयर मान के ही सॉल्व करता है, मैंने सर्कल बोला, सर्कल नहीं स्फेयर, है ना, स्फेयर। ओके, तो अभी बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विथ चेंज इन हाइट। ऑलराइट, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो काफी सिंपल है। ये कैसे हम लोग इसको फाइंड आउट करेंगे देखिए। तो जैसे इसमें कहना क्या ये रहा है कि जैसे कि अगर ये हमारा ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे है तो जी की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो वो एच हाइट ऊपर चला जाए, वो हमारा अर्थ से एच हाइट ऊपर चला जाए, तो अब जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी वो आप बताइए, एच, आर ई और जी के टर्म्स में, है ना। तो जी इफेक्टिव जो है बच्चों आपको बतानी है, जी इफेक्टिव आर ई एच और जी के टर्म में, काफी आसान है। तो बच्चों देखो यहां पे हम क्या करेंगे, जी निकाल लेंगे, यहां पे हम लोग जी निकाल लेंगे। तो हमने पढ़ा हुआ है जी का फॉर्मूला क्या, जी एम ई अपॉन आर का स्क्वायर, तो जी एम ई, और बच्चों आर कितना हो जाएगा, आर क्या बोला था मैंने, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो ये हमारा यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है दैट इज आर ई, यहां से यहां तक है एच। तो आर को मैं क्या लिख दूं बच्चों, आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। ऑलराइट, ये हो गया आगे बच्चों हमारा जी इफेक्टिव। ठीक है, तो ये भी तो हमारा आंसर हो गया, लेकिन आपको आंसर करना है जी में, जी के टर्म्स में। जी क्या है यहाँ पे, जी क्या है बच्चों, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कहाँ पे है जी, जी मत हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, लेकिन कहाँ पे जी है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ सरफेस, जी है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ सरफेस। तो मुझे जी के टर्म्स में लेके आना है, तो मुझे यहाँ पे कुछ कैसे भी करके जी लाना होगा। तो मैं क्या करता हूँ बच्चों, आर ई स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ, ये मेरा क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, लिख सकता हूँ ऐसे, जी एम ई
आर ई स्क्वायर, डिवाइड कर दिया, अब मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ आर ई स्क्वायर, और ये आर आर ई प्लस एच को मैं इसके साथ लिख देता हूँ, ये देखो, बोलो कोई दिक्कत? ये कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर वापस ये आ जाएगा ना, तो कर सकते हैं हम लोग ऐसा। अब देखो, अब बहुत सिंपल हो गया ये। अभी क्या कर सकते हैं कि इस जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं जी, यही होता है ना, जी हमारा क्या होता है, या फिर आप चाहो तो इसको जी नॉट भी लिख सकते हो, जी नॉट भी लिख सकते हो, है ना, जी नॉट भी आप लिख सकते हो इसको, जी नॉट, है ना, जी नॉट एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ सरफेस। तो इसको आपने क्या लिख सकते हो, जी नॉट का यही फॉर्मूला था, तो ये हो गया बच्चों हमारा क्या, जी नॉट इंटू आर ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। तो बेसिकली बच्चों अगर हम बात करें जी इफेक्टिव की, तो ये आ गया हमारा जी इफेक्टिव जी नॉट आर ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। ऑलराइट, तो हमारा जो है बच्चों यहाँ पे जी इफेक्टिव का आंसर आ चुका है, जी नॉट इंटू आर ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। अब हम लोग इस पे एक न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल ये कहता है कि फाइंड आउट द हाइट above the earth surface where find out the height above the earth surface where acceleration due to gravity will become 1 by 4 of the acceleration due to gravity at earth surface। मतलब कि इस h की वैल्यू फाइंड आउट करो जिसके लिए यहाँ पे एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो हो जाए हमारा जी नॉट बाई 4, जी नॉट बाई 4, और जी नॉट क्या है, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ सरफेस। तो आपको एच बताना है, बता सकते हैं आप, बिल्कुल बहुत आसान है। देखो बच्चों, जी इफेक्टिव का फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूले में सारे वैल्यूज पुट कर दो आप, तो जी नॉट बाई 4 इज इक्वल टू जी नॉट इंटू आर ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। जी नॉट गेट गॉट कैंसल्ड आउट, 1 बाई 4 इज इक्वल टू आर ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। जब आप ये स्क्वायर हटाओगे तो इधर हमारा क्या आ जाएगा, रूट, तो ये हो गया हमारा कितना, 1/2, 1/4 का रूट 1/2, 1/2 इज इक्वल टू आर ई अपॉन आर ई प्लस एच, ये हो गया हमारा आर ई प्लस एच इज इक्वल टू 2 आर ई। तो बच्चों हमारा जो है यहाँ से एच कितना आ जाएगा, आर ई उधर जाके माइनस हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा आर ई, मतलब कितना ऊपर लेके जाना होगा, अर्थ के रेडियस के बराबर ही हाइट होगी, कितनी, यानी कि 6400 किलोमीटर ऊपर आप जाओगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जितनी अर्थ सरफेस पे है उतनी उसकी 1/4 यानी 4 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। अब बच्चों हम लोग इसमें एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं अप्रोक्सीमेशन से। अप्रोक्सीमेशन से हम लोग एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं, लेकिन आपको इसमें एक बड़ा सिंपल सा एक चीज ध्यान रखना है, हम लोग एक फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं अप्रोक्सीमेशन से, और वो जो फॉर्मूला है बच्चों वो हमारा वैलिड है कम डिस्टेंस के लिए। ओके, यहाँ पे हम लोग एक और फॉर्मूला ड्राइव करने वाले हैं, हमें जी इफेक्टिव की, लेकिन ये जो फॉर्मूला होगा ना वो आप ज्यादा हाइट तक यूज नहीं कर सकते हो, आप इसको यूज कर सकते हो 400 किलोमीटर से, 400 भी ज्यादा ही बोल दिया मैंने, 200, चलो 400 किलोमीटर ले लो, 400 किलोमीटर तक तुम यूज करना, उससे ज्यादा उससे ज्यादा डिस्टेंस हो ना तो फिर ये मत यूज करना, हमारा जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था ना वही वाला यूज करना आप। तो 400 किलोमीटर से हमारी कम हो एच की वैल्यू या फिर बराबर हो, तभी आप जो मैं फॉर्मूला डिराइव करने वाला हूँ तो वो यूज करना आप। तो बच्चों आपको मैंने अभी समझाया कि जी इफेक्टिव वाज जी नॉट इंटू
RE अपॉन RE प्लस H का होल स्क्वायर, राइट। अब जो है बच्चों जी इफेक्टिव को आप ऐसा भी लिख सकते हो कि जी नॉट इंटू RE प्लस H अपॉन RE का पावर -2 लिख सकते हैं ऐसा? बोलो, आपने पढ़ा होगा मैथ्स में ना, ऐसा लिख सकते हैं। जी इफेक्टिव इज इक्वल टू जी नॉट 1 प्लस H बाई RE का पावर -2। बच्चों मैं आपको एक अप्रोक्सीमेशन बताने वाला हूं जिसको बोलते हैं बाइनोमियल, है ना। जो आप बाइनोमियल एक्सपेंशन जो एक चैप्टर है बाइनोमियल थ्योरम जो आप पढ़ोगे क्लास 11th में मैथ्स में, वहां से ये रिजल्ट आता है। अभी फिलहाल आप इतना ही समझो कि 1 प्लस a बाई b टू द पावर प्लस माइनस n, 1 प्लस a बाई b, 1 प्लस a बाई b टू द पावर प्लस माइनस n इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस na बाई b इज अप्रोक्सीमेटली, चलो लिख देता हूं मैं, इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 प्लस माइनस na बाई b इफ, कंडीशन है if a by b is very small compared to 1, if a by b is very small, a by b is very small compared to 1, या फिर हम उसको सिंपल ऐसा भी लिख सकते हैं कि 1 प्लस a, सिंपल ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग कि 1 प्लस a टू द पावर प्लस माइनस n इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस na if a is very less compared to 1। बच्चों हमारा क्या है कि अगर a हमारा 1 से बहुत छोटा है तो ये पावर हमारा इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये अप्रोक्सीमेशन जो है बच्चों आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, इसका यूज आएगा और आगे भी यूज आएगा। तो ये आप इसको याद रखें, बाइनोमियल थ्योरम जो आप पढ़ोगे क्लास 11th में वहां पे आप पढ़ोगे। फिलहाल आप इस चीज को याद कर लें, है ना, इस चीज को आप याद कर लो कि 1 प्लस a बाई बी का पावर अगर प्लस माइनस n है तो ये हमारा 1 प्लस माइनस na बाई बी होगा, क्योंकि वैसे भी ये क्लास 11th का थोड़ा सा टॉपिक है, 9th में है नहीं, बट इसमें याद करने में है क्या, सिंपल सा एक रिजल्ट है, याद कर लीजिए। चलिए तो यहाँ से बच्चों हमारा जी इफेक्टिव देखो। अब यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ कि ये मैंने क्यों बोला था कि ये 400 किलोमीटर जो है उससे बड़ा होगा तो आप यूज नहीं करोगे, क्योंकि अगर 400 किलोमीटर से बड़ा होगा तो फिर ये 1 से कहाँ छोटा रहेगा। जैसे लेट्स से मैंने 400 ले लिया, अपर मैक्स है ना, अपर वैल्यू मैंने ले लिया 400 किलोमीटर, तो मैंने यहाँ पे 400 पुट किया, यहाँ पे 6400 पुट किया, तो हमारा कितना आ गया 1/16। 1 से 1/16 छोटा है, बहुत छोटा नहीं है बट छोटा है, इसलिए मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा 100 किलोमीटर, बट स्टिल 16 टाइम्स छोटा भी काफी छोटा ही होता है ना। तो हमारा जो है बच्चों यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं अगर हमारा 400 तक है तो। अब लेट्स से 6400 हो गया, 6400 किलोमीटर ऊपर चले गए यहाँ से, तो अब ये फॉर्मूला वैलिड होगा क्या, नहीं होगा, ये अप्रोक्सीमेशन कर ही नहीं सकते, ये अप्रोक्सीमेशन हम लोग कर ही नहीं सकते, है ना। तो अगर मैं इस अप्रोक्सीमेशन का यूज करके यहाँ पे लिखूं तो आई कैन राइट दिस जी नॉट इंटू 1 माइनस 2h अपॉन आर ई, जी नॉट इंटू 1 माइनस 2h अपॉन आर ई। तो ये हो गया बच्चों हमारा जी इफेक्टिव की वैल्यू। लेकिन दिस रिजल्ट कम्स विद अ condition, and that condition is h should be less than 400 किलोमीटर। तो आपने देखा कि आपको जो है बच्चों दो फॉर्मूला मिल गया फॉर वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विथ चेंज इन हाइट। दिस वन इज ऑलवेज एप्लीकेबल एंड दिस वन इज ऑलवेज एप्लीकेबल। आई रिकमेंड कि आप मैक्सिमम टाइम इसी को यूज करो, लेकिन कभी कभी जो है जैसे लेट्स से बच्चों 100 किलोमीटर आ गया है ना, तो हमारा ये थोड़ा सा इससे आसान हो जाता है ये वाला फॉर्मूला यूज करना, है ना। 400 किलोमीटर से कम है तो फिर आप ये यूज कर ले, अदरवाइज आपका ये हमारा एवरग्रीन फॉर्मूला है, दिस कम्स विद अ कंडीशन, ठीक है। तो बच्चों अगली क्लास हम लोग पढ़ेंगे वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू डेप्थ, है ना, मतलब कि जब हम लोग क्या करेंगे इसको अर्थ सरफेस से नीचे लेके आएंगे, ठीक है ना। मतलब यहाँ हमने क्या किया, अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस बढ़ाया था, हम लोग अर्थ के सेंटर से फिर डिस्टेंस कम करेंगे, सरफेस से अंदर लेके आएंगे, ठीक है। अगली क्लास में हम लोग ये इसके आगे पढ़ेंगे वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद
डेप्थ। ठीक है, तो बच्चों आज क्लास में बस इतना ही, मिलता है अगले वीडियो लेक्चर में।